बीच में लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था एन फैक्टर पे। हमने दुनिया के सभी केसेस में एन फैक्टर निकालने की ठान रखी थी। तो हमने एन फैक्टर रेडॉक्स से निकाला, हमने एन फैक्टर नॉन रेडॉक्स के लिए भी निकाला, और फिर मैंने कहा कंसेप्चुअल मेथड से भी इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है। सर वो क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम। सर यही नंबर क्यों बोला जाता है? क्यों 1 ग्राम, 8 ग्राम, 35.5 बोला जाता है? कुछ दूसरा नंबर क्यों नहीं बोला जाता? नियम एक्चुअली 1 ग्राम का नहीं है। नियम है किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट, किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट। अब कोइंसिडेंटली हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। इसीलिए वो सारी डेफिनेशन बनी। चलेगा बच्चे? आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आज बहुत सारे सवाल करने हैं। इवन मैं कहूँ जो पिछले 2-3 लेक्चर से सीख रहे थे उन सब पे आज ढेर सारे सवाल। ठीक है, लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में आपको मैंने कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताया था, हाँ या ना? और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें ये कहता है कि अगर कभी किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाना चाहते हैं तो सभी का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपस में इक्वल होने वाला है। और हम सबके सामने एक ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ चुका था, शायद आपको याद होगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या सबको याद है बच्चों? इसमें जो सबसे अहम कड़ी थी वो क्या थी? इक्विवेलेंट वेट। आओ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या आप सबको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद हो तो वो था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये फॉर्मूला कैसे आया था सबको याद है? इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट है, वो वाला वेट है जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से आता है। तो ये फॉर्मूला बन के आया था। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, अगर जहां पे इक्विवेलेंट वेट लिखा है मैं वहां पर लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो मुझे लगता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो पहचाना पहचाना लग रहा है। शायद यही तो है मोल। यानी ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ चुका है दुनिया वालों, और वो क्या आ चुका है? मोल इनटू एन फैक्टर। इसे ऐसे सोचा जाए, ऐसे समझा जाए। अगर किसी प्रश्न में सर वेट की बातें करेंगे, या तो वेट गिवन होगा या तो वेट हमसे पूछा होगा, तो हमारे जहन में जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर किसी प्रश्न में मोल की बातें करेगा, या तो मोल गिवन होगा या तो मोल पूछा होगा, तो हमारे जहन में फॉर्मूला आएगा मोल इनटू एन फैक्टर। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, ये जो मोल लिखा है, क्या मैं यहाँ पे मोलैरिटी लिख सकता हूँ? आप सबको याद हो, आप सबने पढ़ा है मोलैरिटी, बोलो हाँ या ना? और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एग्री? तो जहां मोल है, क्या मैं वहां पे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? यानी मुझे ऐसा लगता है ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना? बस याद रखिएगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट है तो उस समय वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। या उल्टा सोचो, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वो ग्राम इक्विवेलेंट ही है। अगर ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हो तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, क्या आप सबको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन याद है? मुझे लगता है शायद ऐसा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना? तो जहां मोलैरिटी है, अगर मैं नॉर्मेलिटी लिखना चाहता हूं तो शायद शायद मैं कैसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। हाँ या ना? तो जहां मोलैरिटी है वहां लिख दूं मैं नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। तो क्या एन फैक्टर एन फैक्टर कैंसिल आउट होगा? और हमारे सामने ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ चुका है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एग्री और नॉट? आप सब कॉपी में क्या क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा, सब नहीं लिखना है, सुनो। ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या सबको याद है? अरे बोलो याद है? एक और फॉर्मूला याद कर लो, मोल इनटू, एक और फॉर्मूला याद कर लो, नॉर्मेलिटी इनटू, एक और याद कर लो, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। चलेगा? अभी ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, फिलहाल अभी इतने आपको याद करने, याद हो जाएंगे क्या? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। और आपके सामने अब ग्राम इक्विवेलेंट के इतने फॉर्मूले हो चुके हैं। बच्चे के सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? वो ये सोचे, अगर सवाल वेट की बातें करेगा तो वेट वाला फॉर्मूला। बातें करेगा मतलब या तो गिवन इंफॉर्मेशन हो या तो पूछा हो। अगर वो मोल की बातें करेगा तो मोल वाला फॉर्मूला, अगर वो मोलैरिटी की बातें करेगा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला, अगर वो नॉर्मेलिटी की बातें करेगा तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। कैसे कैसे सवाल क्या करने हैं अभी बताता हूं। मगर इस पूरे फॉर्मूले में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखनी है, अगर कभी ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो याद रखिएगा जो वेट है वो ग्राम में होना चाहिए, जो मोल है वो मोल ही होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है
वो लीटर में होना चाहिए और जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना। अगर कभी प्यारे बच्चों वेट ग्राम नहीं मिलीग्राम है, ग्राम नहीं मिलीग्राम है, अगर कभी मोल मोल नहीं मिलीमोल है, हेलो, अगर कभी वॉल्यूम लीटर नहीं मिलीलीटर है, अगर कभी वॉल्यूम लीटर नहीं मिलीलीटर है, यहाँ है मिली मिली मिली, तो ये भी हो जाएगा, समझ पाए। अगर वेट ग्राम में है तो ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर वेट मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। अब जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसी अपन बातें करेंगे, चलेगा भाई। एक बार ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहीं पर एक कंसेप्ट बड़ा प्यारा आता है और प्यारा है इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। किसका कंसेप्ट है? अभी तक आप क्या निकाल रहे थे? इक्विवेलेंट वेट। और अब मैं एक नया कंसेप्ट बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो ऐसा बताओ, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या गैसेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और अभी तक जो हमने कंसेप्ट इस्तेमाल किया दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट, ये कंसेप्ट चलता था उन सबसे जिनका वेट है। लेकिन गैसेस के लिए हम एक्चुअल में जनरली वेट नहीं निकालते, क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसका नाम है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट स्टार, ये पहला स्टार होगा, लिखिएगा नेक्स्ट स्टार, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आओ समझते हैं। क्या आप सबको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट समझ में आता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या आप सबको समझ में आता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना। आज मैं वेट की बातें कर रहा हूं कि वॉल्यूम की? किस बातें? बोलो ना बच्चों। आज कैसे थके थके? तो सैटरडे नहीं आया, फ्राइडे से थक रहे हो क्या? हाँ मतलब सुन रहे हैं ना सब लोग? ठीक। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ या ना। और अगर हमसे उसने बोला इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्या बोला? तो सरल सा कंसेप्ट है, अगर उसने वॉल्यूम बोला है तो मैं भी हर जगह क्या लेके चलूं? वॉल्यूम। यानी अगर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला लाला क्या होना चाहिए? मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर, मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर, मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। क्या मोलर वॉल्यूम आप समझ पा रहे हो? मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का। और एक मजे की बात बताऊं क्या? दुनिया की कोई भी गैस हो, दुनिया की CO2, O2, हीलियम, हल्की भारी कैसी भी गैस हो, अगर एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन है तो एक मोल का वॉल्यूम बोलो कितना होता है? 22.4 लीटर। एग्री और नॉट? मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा, मगर मोलर वॉल्यूम सबका सेम। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ऑक्सीजन के एक मोल का वॉल्यूम, ऑफ कोर्स एसटीपी एनटीपी कंडीशन की ही बात चल रही है। यानी सबका मोलर वॉल्यूम बदलने वाला, मगर एन फैक्टर सबका बदलने, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी बदल। प्यारे बच्चों, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे सामने तीन ही गैस का जिक्र होता है, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। अरे इन्हीं के फॉर्म में तो डेफिनेशन बनाई थी, याद है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी क्या हम इन तीनों का निकाल के सेव कर ले दिमाग में? तो आओ निकालते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का सो सिंपल फॉर्मूला, मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि इक्विवेलेंट वेट, आज लैग वेट तो नहीं हो रहा है, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। आओ प्यारे बच्चों, ये तीन हमारी फेवरेट गैस, इनका इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल के दिमाग में कुछ सेव कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, चलो क्या? अक्सर हमारे सामने तीन ही गैस होने वाली है, या तो होगी हाइड्रोजन, या तो होगी ऑक्सीजन, या तो होगी। अब हाइड्रोजन अक्सर जो बनती है वो H+ से ही बनती है, और ऑक्सीजन जो बनेगा अक्सर ऑक्साइड से ही बनेगा। लेकिन हम सब जानते हैं परऑक्साइड से भी बनता है। परऑक्साइड के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रो में कराऊंगा, लेकिन याद रखना परऑक्साइड आते ही अपने माइंड को तुरंत जगाना पड़ेगा, आधी जनता गलत करती है। फिर आज जो सारी कहानी चल रही है ये तब तक सच है जब तक ऑक्सीजन कहां से बना है? ऑक्साइड से। हेलो, इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो किससे बनता है? क्लोराइड से। अब क्या आप सबको एन फैक्टर निकालना आता है? क्या आप मुझे हाइड्रोजन का एन फैक्टर बता दोगे? शानदार। ऑक्सीजन का? क्लोरीन का? क्लोरीन का यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज, एक क्लोरीन पे एक का चेक, दो क्लोरीन पे, क्या यहाँ पे एन फैक्टर 2 है?
आज हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट की इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या सबको इसका इक्विवेलेंट वेट याद है? एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, सुनिएगा। आज मैं निकालने वाला हूं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो लाला इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको याद है? मोलर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22 पॉइंट को बदलने वाला इसका फैक्टर 2, यानी 22.4 अपॉन 2 11.2। क्या न्यूटन लीटर? बोलो ना यार। क्या आप मुझे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बता दोगे? कितना? 5 पॉइंट। सॉल्व कर लोगे ना? क्या आप मुझे क्लोरीन का भी बता दोगे? कितना? अब सुनो जो मैं कहने वाला हूं, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, दिमाग में सेट कर लो। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, मतलब दो का 11.2, एक का 5.6। सेट हुआ? अब सुनना जो बोल रहा हूं। सबको ग्राम इक्विवेलेंट याद है? नहीं याद है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट। पक्का? एक बार लिख देता हूं, मैं चेक करता हूं आपको याद है कि नहीं याद है। एक बार देख लेते हैं। वेट अपॉन मोल वाला, ऐसे नहीं, मोल इंटू एन फैक्टर, एन इंटू एन फैक्टर नहीं, मोल इंटू नॉर्मेलिटी वाला इन लीटर, मोलैरिटी वाला एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आलस मत करना, बोलने में जितना बोलोगे उतना आपको परमानेंट याद रहेगा। याद रखना, ये मत सोचा करो क्यों बोलूं मुझे याद है। 6 महीने 8 महीने तक याद रखना है। प्लीज परफेक्शन चाहिए, समझ पा रहे क्या? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। और आज एक फॉर्मूला और आ चुका है अपने पास इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। अगर सब्सटेंस है तो वेट है, अगर गैस है तो वॉल्यूम है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चलेगा? अब सुनना ध्यान से प्लीज। ग्राम इक्विवेलेंट का एक नया फॉर्मूला आ चुका है गैसेस के लिए, मात्र वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चलेगा लाला? सुनिएगा ध्यान से। ग्राम इक्विवेलेंट 1 करो, करो ना 1। कर दिया? यानी अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 है तो जो वॉल्यूम होगा वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। सहमत हो तो हाँ कहना। पक्का? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर अगर तो ऑक्सीजन का 5.6 लीटर है। सोच लो, नहीं सोच पाए। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, यहाँ देखो मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 बराबर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ना यार। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम, क्लोरीन का वॉल्यूम। अब वेट में आ रहा हूं। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो हाइड्रोजन का वेट, अब वेट कल पढ़ाया था, वेट 1 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट, क्लोरीन का वेट। अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से, सुन रहे हो क्या? 35.5 ग्राम, क्या उसका इक्विवेलेंट वेट है? 11.2 लीटर, क्या उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम है? मतलब दोनों कहीं ना कहीं समतुल्य है, बस वो वॉल्यूम के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में। एग्री? एक सवाल सुनना, अगर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर, तो जो वॉल्यूम होगा क्या वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होगा? अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट होता तो 2 इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ना। पक्का? अब दिमाग में सेव करना, अभी अपन नंबर से खेल रहे हैं ताकि माइंड फास्ट फास्ट प्रोसेस करे। पहला सवाल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सेव कर लो। ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ, 5.6। डन। 2 ग्राम इक्विवेलेंट 11 पॉइंट, अब जो पूछो बताना। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, खेलो ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो 5.6, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट तो 0.5। डन। माइंड में सेव हो रहा है। अगला सवाल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ठीक? 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो क्लोरीन का वॉल्यूम, परफेक्ट। वेट बताओ। अब उल्टा सोचो, क्लोरीन का 11.2 लीटर है, क्लोरीन का 11.2 लीटर मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अरे उल्टा सोचो ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 11.2 लीटर, 11.2 लीटर तो 1 ग्राम। क्लियर? अब सुनना, 5.6 लीटर ऑक्सीजन, 5.6 लीटर, जो पूछो बताना, ठीक? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोला? तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5.6 लीटर। अब जो पूछो बताना, ऑक्सीजन का टोटल 11.2 लीटर है, ऑक्सीजन का टोटल 11.2 लीटर। प्रोसेस करो फास्ट। अरे ऑक्सीजन का तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 होता है और सर कह रहे 11.2 है, मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। ये फील कर पा रहे हो? अभी सब पे सवाल कराऊंगा, ये नंबर के साथ खेलना, ठीक? 1 है तो 5.6, 10 है तो 56, 0.1 है तो 0.56, ऐसे सबके साथ।
ये खेल पाओगे? चलो, आज हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखा? ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट सबको याद रहेगा? फॉर्मूले याद रहेंगे? एक बार इन तीनों गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिखो और ये वाला फॉर्मूला लिखो। गैसेस के लिए ग्राम इक्विवेलेंट, गैसेस के लिए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बस शुरू होने वाला है खेला। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। पिछले 2 से 3 लेक्चर के सारे कंसेप्ट अब सवाल बन के आने वाले हैं। शुरू करें ना थमने वाला सिलसिला सवालों का। हर बच्चे को सवाल करना है, आंसर बोलना नहीं। सबसे पहले सवाल का आंसर आ जाए। शुरू के सवाल आसान होंगे, धीरे धीरे टफनेस बढ़ती जाएगी। आखिरी वाले सवाल करके बताना। समझ गए क्या? नहीं समझ पाए? शुरू के सवाल आसान होंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, टफनेस बढ़ती जाएगी, आखिरी सवाल करके बता रहे। चलिए, आज इक्विवेलेंट वेट के हर तरह के सवाल, फील्ड मेथड, एंड फैक्टर मेथड, जितने मेथड हैं जो जहां अप्लाई हो वो सारे अपने को सीखने हैं। राइट, चलिए शुरू करें सिलसिला। कल मैंने आपको होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे दिया था, आज वो होमवर्क खत्म कर लेना। नहीं समझे? कल आपको रेडी किया था, अच्छा इतना होमवर्क आज कर लेना। चलिए शुरू करें। लिखिएगा पहला सवाल, लिखिएगा पहला सवाल। 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम ऑफ मेटल, 1 पॉइंट, थोड़ा रफ्तार बढ़ाना बस लिखने की। 1.2 ग्राम ऑफ मेटल reacts with, reacts with 4.8 gram of oxygen, reacts with 4.8 gram of oxygen, then calculate equivalent weight of metal। तो बच्चों सवाल आपसे मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। मुझे लगता है इसमें एन फैक्टर का रूल चलने वाला नहीं है। अब बच्चे को समझना पड़ेगा, यहाँ रिएक्शन की बातें कर रहा है, मतलब अपने को कंसेप्चुअल क्लासिकल मेथड से जाना पड़ेगा। हाँ या ना? आज सवाल में उसने बोला है कि 4.8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है 1.2 ग्राम मेटल की, और मैंने आपको परिभाषा बता रखी इक्विवेलेंट वेट की। वो वाला वेट, वो वाला जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम। करो जरा, सबने कर लिया होगा। अब जो लोग नहीं कर पाए सीखो। सर हम सोचे क्या? आपके सामने इक्विवेलेंट वेट के कितने तरीके हैं, या तो है एन फैक्टर मेथड या तो है क्लासिकल मेथड। डिसाइड करो कौन सा मेथड लगाऊं। आपको यहाँ पे चार्ज नहीं पता है, ये किस स्टेट में गया नहीं पता है, आप यहाँ पे एन फैक्टर मेथड नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे लगाना होगा क्लासिकल मेथड। बोलो हाँ या ना? और वो मेथड क्या कहता है? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम। तो भैया 4.8 ग्राम से कितने ग्राम? 1.2 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम? 1.2 अपॉन 4.8 ग्राम। हाँ या ना? ये तो 1 ग्राम वाला वेट है। सोचो अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन का होता तो कितना ग्राम रिएक्शन किया होता? तो 1.2 अपॉन 4.8 इंटू 8। आया ना? 8 6 जा 2 जा, चलेगा बच्चों? तो बोलो कितना ग्राम आया? 2। यानी उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है? हाँ या ना? कल अगर आपको याद हो हमने आपको कुछ ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड सिखाया था। इसी सवाल को करने का एक और तरीका बताता हूं, जो दिमाग में स्ट्राइक करे वो करना शुरू करो। मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू, याद है कि नहीं याद है? अरे आसान था ना यार। ऊपर मेटल का वेट था, नीचे उस सब्सटेंस का था जिसके साथ रिएक्शन हो रही, और इनटू उसका इक्विवेलेंट वेट था। हाँ या ना? इसको सॉल्व करोगे मेटल का कितना वेट है? 1.2। ऑक्सीजन का कितना वेट है? 4.8 इंटू 8। अरे वही तो आया। जो दिमाग में स्ट्राइक करे, यूनिटरी मेथड करे, फॉर्मूला करे, बस आंसर निकालना आना चाहिए। जस्ट क्लियर? आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोलो, लिखिएगा 111 111 111 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, 111 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन्स, रफ्तार बढ़ाइए रफ्तार बढ़ाइए, कंटेन्स 71 ग्राम ऑफ, कंटेन्स 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्या आप सवाल समझ पाए? कंटेन 71 ग्राम ऑफ
chlorine, then calculate equivalent weight of metal. Then calculate equivalent weight of metal. कितने बच्चों से बन जाएगा? शानदार. क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, या तो लगाओ फॉर्मूला या तो लगाओ फील. अगर आप कैलकुलेशन एरर से डरते हैं तो बगल में एक रफ पेज रखिए, मगर हर बच्चे को सवाल करना है. आओ देखते हैं. टोटल वेट कितना दे रखा है लाला? 111. उसमें से क्लोरीन का वेट कितना है? 71. तो मेटल का वेट कितना हुआ? 111 माइनस 71 बोले तो हाँ या ना? खेल खत्म कि नहीं खत्म? पहले फील मेथड से करें. वो वाला वेट, वो वाला जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन करे. हेलो, आसान है कि नहीं है? 71 ग्राम से कितना ग्राम? 71 का आधा 35.5, तो 40 का आधा 20, तो 35.5 से कितने ग्राम? 20 ग्राम. तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 20 ग्राम. नहीं समझे? चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो. सर 71 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है 40 ग्राम मेटल का. मेरे शब्दों को सुनिएगा. वो वाला वेट निकालना है. कौन सा वेट? कौन सा? वो वाला जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन करे. तो सवाल कहता है 71 ग्राम से कितना ग्राम कर रहा है? उसकी ऐसी वक्त ऐसा है, दोनों का पोटेंशियल, दोनों की ताकत ऐसी है. अरे हाँ या ना? तो बोलो 1 ग्राम से कितना ग्राम? 40/71. तो बोलो 35.5 ग्राम से कितना ग्राम? 40/71 इंटू 35.5. आंसर आया कि नहीं आया? क्या आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? रेज योर हैंड. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ अपॉन वेट ऑफ इंटू 35 पॉइंट. सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे. मेटल का वेट कितना है लाला? 40/71 इंटू 35.5. हाँ या ना? फिर से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा. फील से करो, कैसे करो, रफ्तार बढ़ाओ. मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा हमेशा ऐसे करो. मैं बस ये सिखाना चाहता हूँ. देखो इतने सारे तरीके हैं दिमाग में. पहले स्ट्राइक क्या करना चाहिए, मौका देख के चौका लगाओ. अगले सवाल पे बढ़े क्या? लिखिएगा. इन मेटल ऑक्साइड इन मेटल ऑक्साइड, मैंने क्या बोल दिया? मतलब मेटल भी है ऑक्सीजन भी है, राइट? इन मेटल ऑक्साइड 20% 20% metal by weight is present. 20% metal by weight is present. इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? क्या मतलब? अगर कुल वजन 100 ग्राम है तो मेटल उसमें, तो बाकी 80 ग्राम हवा है. हवा है? नहीं, हवा नहीं है. हवा अलग है, ऑक्सीजन अलग है. हवा बोले तो उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. हाँ या ना? देखो जरा सवाल. देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. तो आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है. आंसर नहीं बोलना है बच्चे, बस रफ्तार में करो, स्पीड बढ़ाओ, और तेज और तेज. सेकंड में कर रहे हैं तो माइक्रो सेकंड, माइक्रो में कर रहे हैं नैनो सेकंड. रफ्तार बढ़ाइए. देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. कर लिया होगा? चलो, अगर कोई बच्चा ऐसा जिससे नहीं बना, सवाल समझ में आ गया ना? चलो सुनो ना. टोटल 100 ग्राम मान लो. मान लिया सर. उसमें से 20 ग्राम कौन है? मेटल. तो बाकी 80 ग्राम कौन है? ऑक्सीजन. अब ये समझ में आना चाहिए आपको. आया ना? और आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. चाहे फील से करो चाहे फॉर्मूले से. फील से करे 80 ग्राम से 20 ग्राम, 80 ग्राम से तो 8 ग्राम से. आया ना? बार बार यही सोचना है. 8 ग्राम से कितना ग्राम, 35.5 से कितना ग्राम, 1 ग्राम से कितना ग्राम. चलेगा? तो प्यारे बच्चों, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सीधे आंसर कितना आएगा? 2. चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8. सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी. हाँ या ना? अच्छा, अगला सवाल बढ़ने के पहले एक छोटा सा आपसे कंसेप्ट पूछ रहा हूं. पूछ लो. क्या? प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा CO2. क्या लिखा? आ जाओ जरा. कितने कार्बन है? आ जाओ सब लोग. कितने ऑक्सीजन है? ये सब मोल कंसेप्ट की कहानी है ना? पर ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक केमिस्ट्री, इतना आना चाहिए. कितने कार्बन है? कितने ऑक्सीजन? चलो, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, क्या बोला मैंने? मतलब एक मॉलिक्यूल बोला लाला. कितने कार्बन है? कितने ऑक्सीजन? दो. क्या? 2 न्यूटन. दो क्या? 2 एटम.
कार्बन का एक एटम। लेकिन अगर 1 मोल CO2 होता, अगर 1 मोल CO2, तो कार्बन का 1 मोल होता, ऑक्सीजन का। अगर मैंने आपके सामने लिखा SO2, क्या लिखा? 1 मॉलिक्यूल पकड़ो, 1 मॉलिक्यूल, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन? 1 मॉलिक्यूल में सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। 1 मोल में आओ, 1 मोल में, 1 मोल SO2 कितने मोल सल्फर, कितने मोल ऑक्सीजन? जो एटॉमिसिटी है वही उसका मोल है, जो एटॉमिसिटी वही उसका मोल। कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना, बोल दो क्या? इसके 1 मोल में, इसके कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ये कैसे बोला सर आपने? अरे 1 मोल में कार्बन का 1 मोल है और 1 मोल का वजन 12 ग्राम है। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। लेकिन याद है फिर से, पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1 मोल का वजन, कार्बन का एटॉमिक वेट, 1 मोल कार्बन का वजन। उल्टा, आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, मतलब उसमें 1 मोल कार्बन है। यही तो मोल कंसेप्ट है यार, समझ पा रहे हो क्या? आ जाओ जरा, SO2 कितना मोल, कितना मोल सल्फर, कितना मोल ऑक्सीजन? 1 मोल SO2 में कितना ग्राम सल्फर का? 32 ग्राम और 32 ग्राम। इसका ये मतलब है 32 ग्राम सल्फर का 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा और SO2 बन गया। इसका ये मतलब है 12 ग्राम कार्बन का 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा और CO2 बन गया। हेलो, मैंने आपके सामने लिखा SO3, क्या इसका मतलब बता पाओगे? इसका मतलब है 32 ग्राम सल्फर का, ये 32 ग्राम, 1 मिनट, इसका 32 ग्राम कैसे आया? इसका एटॉमिक वेट है 32, इसका 32 ग्राम ऑक्सीजन के 48 ग्राम से जुड़ा और SO3 डन। समझ गए तो जरा मुझे अमोनिया का मतलब बता दो। ऐसे इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से जुड़ा और अमोनिया। रुको जरा पूरी दुनिया, क्या मैंने कल आपको रेडॉक्स वाला अमोनिया केस पढ़ाया था? बोले तो नहीं हो? अच्छा, अगर मैं आपसे CO2 में या SO2 में इक्विवेलेंट वेट पूछूं सल्फर का, ऑक्सीजन का, बता दोगे? ऑक्सीजन का बताओ। बदल 12 हो गया, अभी कुछ देर पहले 8 था। ऑक्सीजन का? इतना जल्दी बदल देते हो आप यार। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट डन। सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, इसका 32 ग्राम इसके 32 ग्राम से जुड़ रहा है, तो इसका 8 ग्राम इसके 8 ग्राम से जुड़ेगा। बोलो हाँ या ना? SO2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 8। नहीं समझे? कुछ एक सवाल पूछ लूं? पूछ लो क्या? लिखना, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन, अब ये मत सोचना एग्जिस्ट करता नहीं करता, इन H2O2, इन H2Cl2, calculate equivalent weight of sulfur in H2O2, in H2Cl2। आज आपसे किसी स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट पूछा है लाला? किसी स्पीसीज का पूछा है? लगाओ। अब कौन सा मेथड चलेगा? एन फैक्टर मेथड की कंसेप्चुअल मेथड? सोचो सोचो। आपसे पूछा है H2O2 का इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा है, सल्फर का पूछा है, याद रखना। इसके अंदर जो एक एटम है उसका पूछा है, बता दोगे क्या? कितने बच्चों ने कर लिया? नहीं किया तो आओ करते। देखो इसका क्या मतलब, पहले पढ़ना सीखो। इसका मतलब है कितने सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट, तो 2 सल्फर। 1 मोल में कितने ग्राम, 1 मोल में कितने ग्राम? 2 सल्फर तो 64 ग्राम हुआ ना। ये फील आया कि नहीं आया? 2 मोल तो 64 ग्राम कैसे हुआ? आ गया ना? 1 मोल H2O2 में 2 मोल सल्फर है, मतलब 64 ग्राम सल्फर। मतलब इसका ये मतलब है कि 64 ग्राम सल्फर रिएक्शन करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। हाँ, 32 ग्राम से 64 ग्राम, तो 16 ग्राम से। सॉल्व करने का मन कर रहा है क्या? 32 ग्राम से 64, तो 16 ग्राम से 32, तो 8 ग्राम से। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो जरा ऐसे सोचो, 32 ग्राम से 64 ग्राम,
मुझे वो वाला सल्फर का वेट सोचना है जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन हुआ है। इसके हिसाब से 32 ग्राम से कितने ग्राम हुए हैं? 64। तो सोचो 8 ग्राम से कितने ग्राम हुए होंगे? सोचते समझ पाए ना कैसे सोचा मैंने? 32 ग्राम 64 ग्राम, तो 1 ग्राम 64 बटे 32, अरे हाँ या ना? तो 8 ग्राम से कितने ग्राम? 64 बटे 32। यार ये लिखने की आवश्यकता है क्या यार? इतना सिंपल लिखेंगे अपन, फालतू में डिजिटलिंग खत्म हो गई तो। बोलो कितना आया? 16। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? अगला आप बताओगे H2Cl2 में हवा में करना शुरू करो ताकि थोड़ा सवाल मोल्ड करूं। H2Cl2 कर लोगे क्या? 71 ग्राम से, तो सोचो 35.5 ग्राम से। नहीं समझे? बोलो बेटा। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। क्या हमने H2Cl2 में क्लोरीन का 35.5 पता है? तो बोलो सल्फर का कितना होगा? बता दोगे क्या? कितने क्लोरीन है? 2। तो 71 ग्राम, यानी 71 ग्राम से कितने ग्राम कंबाइन हुआ? 64 ग्राम। तो सोचो 35.5 ग्राम से कितने ग्राम? हवा में कर लोगे? सीधे मैंने बोल दिया यहाँ पे सल्फर का इक्विवेलेंट वेट है 32। आसान है क्या? 32 क्या न्यूटन की पास्कल? अरे इक्विवेलेंट वेट तो वेट ही होता है। याद है कि नहीं याद है? इक्विवेलेंट वेट आखिर क्या है? वेट। इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, लिखना जरा। इफ इफ इक्विवेलेंट वेट if equivalent weight of sulfur equivalent weight of sulfur in SO2 is X. If equivalent weight of sulfur in SO2 is, then calculate. देखो सवाल वही है, बस मॉडिफाई क्या कर रहा हूं देखना। Then calculate equivalent weight of sulfur. Then calculate equivalent weight of sulfur in SO3. In SO3 in terms of X. मतलब आज हमें आंसर देना है मगर एक्स के फॉर्म में देना है। ऑफ कोर्स इसका आंसर ऑप्शन से फ्रेम करना जरूरी है, लेकिन अभी यहाँ पे तरह तरह के आंसर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं सिखाना चाहता हूं हमें करना क्या है। आज इस सवाल में प्यारे बच्चों उसने कहा कि SO2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट जो भी है वो एक्स है। मतलब एक वैल्यू है, उस वैल्यू का नाम क्या दे दिया? एक्स। तो सबसे पहले उस वैल्यू को पता करो और बाद में जहां जहां वैल्यू आए वहां वहां एक्स लिख देना। समझे? अगर मैं आपसे कहता SO2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना है, आप बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। कैसे कहते? सर 1 मोल इसका यानी 32 ग्राम सल्फर का। जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान, 32 ग्राम सल्फर का 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो सोचो ना 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम होगा, यानी कि सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, यानी इसे ही उसने क्या बोला है। तो जहां जहां आएगा 8 वहां वहां लिख सकता हूं मैं एक्स। नहीं समझे? तो ये जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन इस प्रकार से एक्स के फॉर्म में होंगे। कर लोगे क्या? आ जाओ जरा। हमसे किसका इक्विवेलेंट पूछा है? SO3 में सल्फर का। SO3 का नहीं पूछा है, SO3 में समझना एक एटम का पूछ रहा है बेटा, हाँ या ना? अब मैं अपने कंसेप्ट लगाता हूं। कितने मोल सल्फर? कितने मोल सल्फर? 1 मोल का कितना ग्राम? कितने मोल ऑक्सीजन? 3 मोल। कितने ग्राम? यानी इस मॉलिक्यूल के हिसाब से, इस मॉलिक्यूल के, ये पढ़ पा रहे हो ना? बस एटॉमिसिटी देखो, मोल मानो उसे ग्राम में बदलो यार। इसके हिसाब से 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम 48 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। सोचो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम? मैं बताता हूं कैसे। 48 ग्राम ऑक्सीजन से 32 ग्राम सल्फर, हाँ या ना? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से 32/48 ग्राम सल्फर, हाँ या ना? मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन का लेना है? हाइड्रोजन आए 1 ग्राम, ऑक्सीजन आए 8 ग्राम, क्लोरीन आए 35.5 ग्राम। ये समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो प्यारे बच्चों 1 ग्राम ऑक्सीजन से 32/48 ग्राम ऑफ सल्फर,
तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम हुआ? 32/48 इंटू 8, हाँ या ना? 8 6 48, कितना आया? 32 यस और नो? अब सुनो 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 सुनो, इधर लिख रहा हूं मैं, 32/6 आया कि नहीं आया? लेकिन ये ऑप्शन मिलने वाला, ऑप्शन मिलेगा एक्स के फॉर्म में। मतलब मुझे यहाँ पे कहीं 8 बनाना है, क्या मैं 32 को 8 चौको 32, 8 4 जा लिख लूं बच्चे? और जहां 8 है उसे क्या बोल दूं? चलेगा। तो आंसर क्या आया? 4x बाई, नहीं समझे, 4x/6 यानी 2/3x। ऐसे सवाल फ्रेम होते हैं, इन्हीं सिंपल सिंपल कंसेप्ट को कठिन करते रहता है वो। अरे चलेगा, तो बोलो आंसर कितना आएगा? 2/3x। आसान है कि नहीं है? अब आप सीख रहे हो ना यार, अब आपको करना शुरू करना है धीरे धीरे। अच्छा, कितना फालतू में लिखा है यार, ये तो आप ऐसे ही बता सकते थे। अब चाहे ऐसे बताओ चाहे वैसे बताओ, लेकिन आंसर सही बताना है। अगर वैसे नहीं सोच पा रहे तो पूरा लिखिए, मगर आंसर आना चाहिए। लिख लिया होगा? अब हाँ, अब आप मुझसे कह सकते हो सर दिस इज नॉट द ओनली आंसर। मैंने कब मना किया? मैंने शुरू में कहा था वो तो ऑप्शन डिसाइड करेगा वो कैसे फ्रेम करना चाहता है। हेलो, मतलब इस ऑप्शन को तो हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना। 8 ही तो लगाना था, 8,000 तरीके से लगा सकते हैं आप, आया ना? आओ देखते हैं अगला सवाल, लिखिएगा। कैलकुलेट, रफ्तार बढ़ाइए, बहुत सवाल है अभी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है इन सभी केस में। आज आपको सारे केस लगाने हैं, कहां नॉन रिडॉक्स है, कहां रिडॉक्स है, कहां केस 1 केस 2 केस 3 सब चलेगा। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, अपने आंसर लिखते चलना। पहला H2SO4, दूसरा H2SO4 प्लस LiOH, यही मेन का सवाल है। H2SO4 प्लस LiOH, और यहां पे रिएक्शन दे रखा था LiHSO4 प्लस पानी। तीसरा H3PO4, अपने एन फैक्टर लिखते चलिए फटाफट। और फोर्थ में H3PO4 प्लस 2NaOH के साथ रिएक्शन करा रखा था और प्रोडक्ट बना था Na2HPO4 प्लस वाटर। आपको इन सभी केसेस में इक्विवेलेंट वेट, या ऐसा करो आपका एन फैक्टर बता दो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, है ना? एन फैक्टर निकाल लोगे, मैं समझ जाऊंगा इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, है ना? डिवाइड ही तो करना है बाद में। लिखिए जल्दी जल्दी, आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट इन सभी केसेस में। अगला लिखा है FeC2O4 और कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा, किसका इक्विवेलेंट वेट बताना है? अंडरलाइन कर दूं क्या मैं ऐसा? अरे अब जहां एक है तो एक का ही बताना है, जहां एक ज्यादा अंडरलाइन कर देता हूं। FeC2O4 कन्वर्जन हो रहा है Fe3 प्लस CO2 में। जल्दी लिखिए, बोर्ड भर जाता है, जल्दी है। अरे पढ़ रहे हो ना आप लोग यार, आलस मत करना, साल भर की कीमत चुकानी पड़ती है, मैं आपसे कह रहा हूं। हर दिन बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए, ये सोच के पढ़िए। अगर कल हमने 12 घंटे पढ़े थे तो आज 12 घंटे 1 मिनट ही होंगे। कल अगर हमने 16 घंटे पढ़े थे तो आज 16 घंटे 1 मिनट ही होंगे। कम नहीं होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। कुछ कह रहे सर कल हमने, इसीलिए हम इतना कम पढ़ते हमेशा उससे ज्यादा ही रहते हैं। कल हमने 1 मिनट पढ़े थे, धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं सर। हाँ, समय लग जाएगा 17 मिनट आने में। चलिए कर लोगे सब लोग? अभी आंसर लिखते चलना, एक साथ डिस्कस करता हूँ, आगे बढ़ चलूं। अभी आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे, आप बस केस देखो कहाँ पे कौन सा केस है, कहाँ पे नॉन रेडॉक्स है, रेडॉक्स है, कहाँ पे फील मेथड है, क्या है, वो सारे केस लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या जहां रिएक्शन है मैं रिएक्शन दे रखा हूं। FeC2O4 से बना Fe3 प्लस CO2। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। सवाल लिख रहे हैं यार, अभी आंसर लिख लो, सवाल पहले, सवाल लिख लो पहले फिर आंसर लिखते रहना।
नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अगला सवाल आप सबके सामने है, Fe3C2O4 होल ट्वाइस, और यहां लिखा था कंप्लीट ऑक्सीजन। प्लीज आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल रफ्तार में आप एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट निकालते चलो, जहां जो आपको आसान लगे, बिल्कुल रफ्तार में करते चलिए। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, इसमें आपको अमोनिया का बताना है इक्विवेलेंट वेट। और अगला सवाल आप सबके सामने है, केवल अमोनिया लिखा है और नाइट्रोजन का बताना है इक्विवेलेंट वेट। नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। आज आप इस काबिल है पूरी रिएक्शन का इनफैक्टर, हर मॉलिक्यूल का इनफैक्टर, मॉलिक्यूल के अंदर हर स्पीसीज का इनफैक्टर बता सकते हो यार। अरे हाँ या ना, पूरी रिएक्शन का इनफैक्टर, जिस मॉलिक्यूल का पूछे उस मॉलिक्यूल का इनफैक्टर, अरे मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम का इनफैक्टर बता दोगे आप। लिख लिया होगा सबने। इन सभी केसेस में आपको बताने हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट जो आसानी से दिख जाए निकालते चलिए। आखिरी में एक सवाल है, मैं बोलूंगा 9 तक एक बार आप सॉल्व कर लीजिए सबका एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट जो आपको आसानी से दिख जाए। पूरी क्लास इसमें इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कहीं पे भी ना फंसो। यकीन मानो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल पानी की तरह निकलेगी। आइए देखते हैं H2SO4 का एन फैक्टर बता दो अभी। 4। अच्छा, H2SO4 प्लस LiOH का एन फैक्टर क्यों, आपने तो रखा है सल्फ्यूरिक एन फैक्टर हमेशा 2 होता है। सुनो, जब तक रिएक्शन गिवन नहीं है, जब तक रिएक्शन गिवन, जब तक रिएक्शन गिवन, तब तक अपने से मानते हैं मैक्सिमम रिप्लेसेबल H प्लस आयन 2। लेकिन जब रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन में जितने H प्लस गए हैं वही उसका फैक्टर माना, और इसी पे सवाल फ्रेम किया था जेई वालों ने। हो सके तो साइड में कहीं लिख लेना बादल बना के, अगर रिएक्शन गिवन है, अगर रिएक्शन गिवन है, अगर रिएक्शन गिवन है तो जितने H प्लस रिप्लेस होंगे वही एन फैक्टर है। जितने H प्लस रिप्लेस होंगे वही एन फैक्टर है। जितने H प्लस रिप्लेस होंगे वही एन फैक्टर है। जरा रिएक्शन देख के बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन थे? 2। और कितने रिप्लेस हुए हैं? अभी जब आयोनिक पढ़ेंगे तो वहां बफर वगैरह आएगा, ये कंसेप्ट वहां भी काम आएगा, याद रखना। इसीलिए हर चीज को समझो ध्यान से, पूरी केमिस्ट्री की जांच चल रही है। समझ पा रहे हैं क्या? कितने हाइड्रोजन निकले हैं? 1। कितने बचे हैं? 1। तो सच बताओ निकले कितने हैं? 1। तो इस रिएक्शन को देख के बताओ इसका इनफैक्टर कितना होगा? 1। आज इसी सल्फ्यूरिक एसिड का इनफैक्टर कितना है? 1। नहीं समझे? कुछ न बोला जाता तो इनफैक्टर 2 ही मानते, लेकिन जब रिएक्शन बोल दिया है तो रिएक्शन को देख के इनफैक्टर का डिसीजन करना है। चलेगा बच्चे? आओ चलते हैं अगले वाले में, H3PO4 का एन फैक्टर। अच्छा एक मिनट, मैंने पूछा इक्विवेलेंट वेट था, एन फैक्टर आ गया तो वेट निकाल लोगे ना? नहीं निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 चलेगा। आओ अगला वाला बोलो। अब 2 क्यों बोला? हाँ, अगर रिएक्शन गिवन है, जितने H प्लस रिप्लेस हो रहे हैं उसी से फैक्टर डिसाइड करना है। कितने हाइड्रोजन है? 3। लेकिन 3 के 3 निकले नहीं है। देखो ना, Na2HPO4 मतलब कितना हाइड्रोजन बच गया, तो कितना निकल गया? चलेगा, यानी कितने रिप्लेस हुए हैं? 2। तो बताओ इसका इन फैक्टर कितना होगा बच्चे? 2। आसान है क्या? लिखते चलिए। अगला वाला केस आइडेंटिफाई करो, ये नॉन रेडॉक्स का केस है कि रेडॉक्स का? ऊपर वाला नॉन रेडॉक्स का केस है, रेडॉक्स का? रेडॉक्स का केस है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन से +1 बताओ, वहां +9 में पहुंच गया सर। किसका चार्ज बदला है? तो रेडॉक्स से नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स, कौन? हाँ या ना? लेकिन यहाँ तो चार्ज बदल रहा है ना, तो रेडॉक्स का केस हुआ कि नहीं हुआ? अब उस केस में भी देखो कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सोचेंगे, यही सोचना है केस क्या है, सवाल ये नहीं था इन फैक्टर क्या है।
देखो जरा, पहले सभी एटम पे चार्ज निकालिए, निकालो रफ्तार में चार्ज। इस पे कितना चार्ज? +2, इस पे +3, कार्बन पे +3, कार्बन पे +4। बोलो Fe का क्या हुआ? कार्बन का क्या हुआ? दोनों का क्या हुआ? एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन, केस नंबर 2। याद करो केस बिल्कुल दिमाग में, अरे चलेगा। केस नंबर 2, एन फैक्टर का फॉर्मूला N1 + N2। कितना बढ़िया, केस नंबर 2 N1 + N2। आ जाओ जरा, एन फैक्टर निकाल लोगे क्या? निकालो N1 + N2 सभी लोग। सर N1 N2 कैसे निकाले? कल क्लास में नहीं थे ना? N1 + N2 कैसे निकाले? आइए जरा देखते हैं। +2 से कहा गया? +3। बोले तो नहीं? इसका इन फैक्टर निकाल रहे हो उसका, तो इसको देखना उसको देखना है। कितने आयरन है? एक आयरन पे, तो N1 हो गया प्लस, रुको, कितने कार्बन है? एक कार्बन पे। चार्ज कितना है यहाँ पे? कितने का चेंज? एक कार्बन पे एक का चेंज, दो कार्बन पे। बोलो लाइन फैक्टर। नहीं समझे? कितने बच्चों से बन गया था वैसे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आयो चलते हैं अगली में। आपके सामने इसका नाम बता दो आप तो छोड़ो, नाम मत बताओ, फैक्टर बताते हैं। उसमें लिखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। हाँ, फिर आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछते हो हमसे, एंड फैक्टर सिखाए थे, नाम पूछ रहे हो। उसने बोला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सवालों को मैं आगे चल के बोलूंगा जब ग्राम यूनिट के सवाल कराऊंगा कुछ ही देर में। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोले, आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि उसमें जितने भी एटम है, उसमें जितने भी एटम है, उन सब का हमें करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब उनको उनके मैक्सिमम ओएस पे लाके छोड़ना है, उनको उनके ओएस पे लाके छोड़ना है। रुको जरा, उसने बोला फेरिक ऑक्सलेट, इसका नाम है फेरिक, नाम बता ही दिया मैंने। तो फेरिक बोला तो आयरन पे कितना चार्ज है? +3। नहीं पता तो ऐसे देखो, ये ऑक्सलेट आयन है कि नहीं है? ऑक्सलेट आयन पे कितना चार्ज होता है? सल्फेट आयन पे, नाइट्रेट आयन पे, ये तो फेमस है ना यार। सल्फेट पे कितना चार्ज? बोलो क्यों? अरे यार H2SO4 में से 2H+ निकालोगे तो -2 आएगा ना। ऑक्सलेट आयन H2C2O4, 2H+ निकालो -2। कितने ऑक्सलेट है? बोलो ना, कितने हैं? अब सुनना ध्यान से, 2 पे कितना चार्ज हुआ? कितना? 2 पे चार्ज। लिसन केयरफुली, यहाँ पे कितने हैं? 3। अच्छा, मुझे क्या लिखना था? Fe2C2O4 होल थ्राइस, लेकिन अब मैंने क्या लिख दिया है? Fe3C2O4 होल ट्वाइस। नो प्रॉब्लम, एंड फैक्टर तो आज भी निकलेगा। एंड फैक्टर तो, रुकना ध्यान से, यहाँ पे आयरन पे कितने चार्ज है बता दोगे क्या? कितना चार्ज है? इस पे चार्ज है +4, इस पे चार्ज है, सॉरी -4, इस पे चार्ज है। तो 3 आयरन पे +4, एक आयरन पे 4 बाई, नहीं समझे? फिर से ऑक्सीडेंट पे कितना चार्ज? माइनस, बोलो ना। तो 3 आयरन पे, 3 आयरन पे, अब एक आयरन पे +4 बाई। अब सवाल में क्या बोला? कंप्लीट। तो आयरन जो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, रेंज में है कि नहीं है? आयरन की मैक्सिमम रेंज ठीक के अंदर है, झोल है कि नहीं है? मतलब एक्सेप्टेड रेंज में है। अब मुझे कराना है ऑक्सीडेशन, तो मुझे आयरन को कहां लेके आना होगा? प्लस। कैसे जाएगा मत सोचो, सवाल बोला कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो मैक्सिमम ओएस पे लाके छोड़ो। मैक्सिमम ओएस पे लाके, नहीं समझे? मैंने Fe को कहां पहुंचा दिया? Fe+। अब रुको, क्या साथ में कार्बन भी है? कार्बन पे चार्ज कितना है? ऑक्सीलेट आयन के कार्बन पे कितना चार्ज है? हमने कई बार निकाला है, भूल गए क्या? कार्बन पे कितना चार्ज है? ये उसका मैक्सिमम ओएस है कि नहीं है? तो मुझे कार्बन को कहां ले जाके छोड़ना है? अब रुको, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? कितना? तो क्या मैं -2 से उसे +2 पे पहुंचा दूं? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप +2 पे नहीं जाएगा, उसके लिए चाहिए फ्लोरीन। केवल फ्लोरीन के साथ प्लस पे आता है और कहीं आता। मतलब जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोले, जब भी
उसके अंदर जितने भी एटम है सबको प्लस पे मैक्सिमम पे लाके छोड़ो, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा करना जब तक सवाल में फ्लोरीन ना बोला हो और उस लेवल के सवाल अपने नीट में नहीं आते। चलेगा? अब रुकना ध्यान से। Fe को कहां ले आना है? कार्बन को। यहां पे Fe पे कितना चार्ज है? 4/3 से +3। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, +3 से +4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कंफर्म? दोनों का क्या हो रहा? केस 1 केस 2। एंड फैक्टर का फॉर्मूला N1+। यही तो गेम है, केस लगाओ, फटाफट तरीका, फटाफट आंसर। चलेगा? अब N1+, तो क्या मुझे N1N2 निकालना पड़ेगा? आओ N1N2 निकालता हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं 6 को। ठीक, N1 निकाल रहा हूं। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग। यार आ जाओ, तो बोर्ड पे देखोगे फिर डाउट आएगा। आइए ना। आयरन पे कितना चार्ज और यहाँ पे कितने का चेंज? अब निकाले कैसे? यहाँ था 4/3 और यहाँ था 3, तो चेंज नहीं निकाल सकते, माइनस नहीं कर सकते। बोलो ना यार, बड़ा ये है कि ये है। क्यों? यहाँ तो 4 लिखा है। 3 - 4/3, हाँ या ना? 3 3 जा 9 माइनस 5/, एक आयरन पे 5/3 का चेंज। एक आयरन पे कितने आयरन है? कितने का चेंज? बोलो ना। N1 कितना आया? बहुत बढ़िया। आ जाओ निकाले N2। क्या पूरी क्लास बोर्ड पे है? कार्बन पे कितना चार्ज? यहाँ पे। उधर से बस देखना है पहुंच कहां गया, उधर क्या बना, उससे कोई मतलब। तो फैक्टर इसका निकालना है बच्चे। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 2 तो यहाँ है, तो दूना 4 भी तो हुआ। एक कार्बन पे एक का चेंज, तो 4 कार्बन पे। व्हाट इज द फाइनल एंड फैक्टर दुनिया वालों? 5 + 4 बोले तो 9। सीखे कि नहीं सीखे? सारी बात बस केस आइडेंटिफाई करो, फटाफट लगाओ फॉर्मूला। चलेगा? अगला आपका वेट कर रहा, अमोनिया का निकालना है। बोलो बेटा। नहीं, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ मुझे लगा 2 और 3 लिखा है, देखा तो यहाँ 3 और 2 लिखा, पर कोई नहीं। हमारा एन फैक्टर का कंसेप्ट हमेशा निकलना चाहिए। अरे वो बच्चे कह रहे हैं सर फेरिक थोड़ी यहाँ तो नहीं है ना। ठीक है, ऑफ कोर्स सवाल है तो हम तो आंसर निकालेंगे, ये तो सिखा रहा हूँ। सवाल गलत तो आंसर हमारा सही होगा। चलिए जरा अगला, N2 + 3H2 से बना 2NH3। कितने बच्चे करेंगे? रेजर हैंड। पक्का? 1 मिनट, कल शायद क्लास में भी किया था, एक बार डिस्कस करता। यहाँ देख नहीं आते, घर जाके नोट्स रिवाइज क्या नहीं होगा आपने? यस सर बोल रहे हो है। यहाँ पे कितना चार्ज है? 0। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पहला सवाल रेडॉक्स है कि नहीं है? बोलो ना। अच्छा देखना, पहले ये पूछा फिर अगले में ये भी पूछा है। ठीक है, सुनना ध्यान से पूरी क्लास। कल के फिर को लेक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं। ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का अपना फैक्टर होता है। चाहे तो ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, उसको कैंसिल आउट जितना होगा वही उसका फैक्टर होगा। अगर रिएक्शन लिखना नहीं आता तो भी फैक्टर निकाला जा सकता है, केवल ऑक्सीडेशन हाफ से या केवल रिडक्शन हाफ से। चलेगा? किससे निकालना पसंद करेंगे, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से? जो आपको अच्छा लगे। नाइट्रोजन दिख रहा है, पहले से निकाल लें। 0 से -3, 0 से, रुको रुको, कितने नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन पे, 2 नाइट्रोजन पे, तो इससे फैक्टर कितना आया? 6। N2 का आया कि रिएक्शन का आया? रिएक्शन का। अब हाइड्रोजन पे आओ। अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन देखोगे, 3 मोल। जब रिएक्शन का निकालोगे टोटल देखोगे। जब रिएक्शन का निकालोगे कितने मोल हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन के एटम है? 6। यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पे, 6 हाइड्रोजन पे। इस रिएक्शन का फैक्टर, इस रिएक्शन का फैक्टर, तो 2 मोल पे कितने का चेंज? 6 का। 1 मोल पे कितने का चेंज? 6 का। 3 मोल पे कितने का चेंज? 6 का। लेकिन अगर मुझे एन फैक्टर निकालना हो तो 1 मोल का निकालूंगा। 2 मोल पे कितने का चेंज? तो 1 मोल पे। 3 मोल पे कितने का चेंज? तो 1 मोल पे। 1 मोल पे कितने का चेंज? तो 1 मोल पे ही तो निकालना है। अरे नहीं समझे यार। पक्का? क्या आप मुझे अमोनिया का फैक्टर बता दोगे? कितना? यस और नो? आपसे क्या पूछा था? इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। नहीं समझे? 17/3।
अरे कल भी तो निकाला था यार, बोलो बेटा। किसमें बेटा? हाँ, क्या कह रहे हो? चेंज हुआ तो कहां पर? नहीं, ऑक्सीडेट के कार्बन पे तो +3 आएगा ना। कुछ और बोल रहे हो? क्लास के बाद मिलना? नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्लास के बाद मिलना, बताता हूँ, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं। ऑक्सीडेट पे कितना चार्ज है? -2। उससे फॉर्मूला निकाला हमने, -2 से 4/3 निकाला। आप जो कह रहे हो यहाँ 4/3 भी नहीं आएगा। फिर आप क्या कर रहे हो? आप आयरन को फिक्स करके इसका चार्ज निकाल रहे हो, और मैं क्या कर रहा हूं? इसको फिक्स इसका चार्ज निकाल रहा हूं। एक मिनट, एक बच्चा मुझसे शायद ये कह रहा है, आ जाओ जरा। शायद आप ये कह रहे हैं Fe3C2O4 होल ट्वाइस, ये लिखा था, ये लिखा था। अब इसमें से किसी का चार्ज हमें पहले से पता होना। पूरी क्लास कितने आयरन है? 8 का चार्ज x, तो 3 का चार्ज। अब इसका कितना मानू लाला? ऑक्सिलेट को मैंने फिक्स माना ना -2, और आप आयरन कहना चाहते हो +3, मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो इस पे कितना चार्ज है? -2, तो 2 पे चार्ज -4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/। चलेगा, क्लास के बाद पूछना बाकी, आ जाओ प्यारे बच्चों। अगला हम निकाल रहे थे अमोनिया में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट। कितने बच्चे निकाल लेंगे? कैसे निकालोगे? ए, रेडॉक्स वाला केस चलेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन का पूछा है, रेडॉक्स वाला केस चलेगा। नॉन रेडॉक्स, कंसेप्चुअल मेथड, क्या सोचोगे? हाँ सर, हाइड्रोजन है, तो मैं क्या बोलूंगा? सुनो सुनो सुनो, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, पूरी क्लास आओ ना। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, यस और नो? नाइट्रोजन कितने मोल है? 1 मोल का वजन 14 ग्राम रिएक्शन करता है 3 ग्राम से। 14 ग्राम रिएक्शन करता है, 14 ग्राम रिएक्शन करता है। तो सोचो कितना ग्राम 1 ग्राम से? 14/। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 14/3। समझे कि नहीं समझे यार? रोको पूरी क्लास। क्या हमने रिएक्शन कैन फैक्टर निकालना सीखा? क्या रिएक्शन कैन फैक्टर से हर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम का भी निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना? अगला वाला आपको बताना है, इनफैक्टर कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पूरी क्लास से आलस कर रहे हो आप। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो, Cl पे कितना चार्ज है? 0। यहाँ पे -1। Cl पे कितना? 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5। एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक मिनट, पहला सवाल, रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स? अब रेडॉक्स में कितने केस थे? केस नंबर 1 पहले बोल के बताओ। सिंगल स्पीसीज का ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। केस नंबर 2, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है क्या? मतलब बोलना बहुत अजीब सा लगता है क्या? बोलो ना, मुझे पता ऐसे में याद होने की आपकी आदत पड़ेगी। केस नंबर 2 क्या था? मोर देन वन स्पीसीज ईदर ऑक्सीडाइज और, मतलब मैं पढ़ाई वन में नहीं रखना चाहता, मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहो, लिखते रहो, नहीं ऐसा नहीं। यही सीखना है, यही याद करना है, समझ पा रहे क्या प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, 4 केस बताए थेरोडॉक्स के, हाँ या ना? और इसमें दुनिया के सारे केस समाये हैं। मुझे बताओ ये कौन सा केस है? केस नंबर 3। फॉर्मूला याद है? N1 into N2 upon N1 plus N2। एक गलती करोगे, सुनना क्या करोगे? N1 N2 N1 N1 निकाल दो, निकाल लो क्या? N1 चेंज है कि टोटल चेंज? टोटल चेंज। N2 चेंज है, टोटल चेंज? टोटल चेंज। कितने क्लोरीन है? तो चेंज एक पे देखोगे, दो पे? दो पे। चलेगा? सुनना, इधर निकालता हूं। एक क्लोरीन पे एक का चेंज, दो क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे, दो क्लोरीन पे। बहुत बढ़िया। एन फैक्टर आया कि नहीं आया? कितना? 10 टू जा 20/12। 4 पंच 20, 4 तिहाई 12। चलेगा? नहीं चलेगा। अगला एक सवाल लिखना। x1 ग्राम ऑफ, लिखिए, x1 ग्राम ऑफ
x1 gram of metal, x1 gram of metal reacts with oxygen. x1 gram of metal reacts with oxygen to form x2 gram of metal oxide. x1 gram of metal reacts with oxygen to form x2 gram of metal. Then calculate, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा प्लीज. Then calculate equivalent weight of metal. कितने बच्चों से बन जाएगा? Raise your hand. ए redox method, non redox, non redox. लगाइए, फील मेथड लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, दिमाग लगाइए, आंसर सोच के बताइए. और आपका जवाब गलत है. आंसर बोलने का नहीं रखा है. जब मैं बोर्ड पे लिखूं तो मैच कर ले, कॉपी में करो, सही आ जाएगा. चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. सब लोग आ जाओ, आ जाओ. सुनो ना, मेटल का कितना ग्राम है? x1, मेटल के कितने ग्राम है? x1. और मेटल ऑक्साइड कितना है? x2. तो क्या मैं ऑक्सीजन का वजन निकाल लूं? ऑक्सीजन का वजन, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा लाला? x2 माइनस x1. नहीं समझे? अब आया दिमाग में कि नहीं आया? फील से करोगे, फॉर्मूले से? नहीं, मैं तो फॉर्मूले से करूंगा. इक्विवेलेंट जो आप कहोगे उसका उल्टा करूंगा. आप हमेशा सरल रास्ता अपनाते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू. अरे याद है ना ये? इससे भी सोचा करो ना, कभी कभी आसान पड़ता है. आओ सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. वेट ऑफ मेटल कितना हुआ? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों. वेट ऑफ ऑक्सीजन x2 माइनस x1. साथ में 8 था, वो भूल गए थे आप. समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? बोला था, ठीक है. अच्छा, कितने बच्चे से फील से कर सकते हैं? कर लोगे क्या? देखना कैसे. x2 माइनस x1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है x1 ग्राम ऑफ मेटल. तो 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा x1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 8 ग्राम से रिएक्शन करेगा 8x1 अपॉन x2 माइनस. अरे समझे कि नहीं समझे यार? पक्का? लिखो अगला सवाल. कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट. अभी हम एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे, अब ग्राम इक्विवेलेंट में आ रहे हैं. ठीक. कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट. एक मिनट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सारे फॉर्मूले आपको याद है कि नहीं याद है? अब जो पूछू बस वो बताना. वेट वाला, वेट अपॉन मोल वाला, नॉर्मेलिटी वाला, वॉल्यूम इन मोलैरिटी वाला, वॉल्यूम वाला, आप भी बोलो. वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम. आसान है क्या? लिखो जरा, एक सवाल लिखो. कैलकुलेट इक्विवेलेंट, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट. पहला फटाफट लिखते चलना. 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस. आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, राइट? 0.25 मोल ऑफ O2 गैस, 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. आपको बताना है ग्राम इक्विवेलेंट. अगले में एक रिएक्शन लिखिए. H2O2 से बना H2O प्लस O2. और आपसे पूछा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इफ 1 मोल ऑफ H2O2 इज देयर. वहां पे 1 मोल है, राइट? जैसा सवाल वैसा तरीका. H2O2 से बना H2O प्लस O2 और आपसे ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है H2O2 का. इफ 1 मोल ऑफ H2O2 इज देयर, मतलब H2O2 कितने मोल मानने हैं? 1. अभी सवाल लिख लो, फिर एक साथ करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में चलूं.
ऐसी होना चाहिए, बिना आपसे पूछने स्लाइड कर दो, कुछ पता ही नहीं चलता, पूछ लो तो नो सर बोलते ही है। 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर +2, जल्दी जल्दी करिए। 1 मोल ऑफ Cl2 from ClO3 minus 20 ml of 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, जल्दी जल्दी निकालिए। 1 मोल ऑफ Fe2C2O4 whole thrice completely oxidized, completely oxidized। आपको बताना है इन सभी केसेस में ग्राम इक्विवेलेंट, जहां वेट है वेट का फॉर्मूला, जहां वॉल्यूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला, जहां मोल है मोल का फॉर्मूला, जहां नॉर्मेलिटी है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जहां मोलैरिटी है मोलैरिटी का फॉर्मूला। कितना आसान है। एक रिएक्शन और आपके सामने लिखी है, मजा आ जाएगा। H2O डिसोसिएट हो रहा है H2 + O2 में, और आपको बताना है वाटर का इक्विवेलेंट वेट। चलो कई सारे सवाल एक साथ, रफ्तार बढ़ाइए यार, बहुत धीरे लिख रहे हैं। मैंने कहा बहुत धीरे लिख, बच्चे आप बहुत तेज चल रहे हो। मैं रेफरेंस स्केल लूं, अब आधे बच्चे सवाल लिख के सोच रहे अब क्या करें, अब सॉल्व करो बेटा। मैं फिर दोहरा दूं, ये ग्राम इक्विवेलेंट और ये सारी कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंट्रोल करती है। जब हम यहाँ पे सीख के निकले होते हैं फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 100% सीख जाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, आप रेडॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझ पा रहे हैं। जो चीजें यहाँ चल रही है वो यहाँ आके खत्म नहीं होने वाली है, अभी इनपे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके आती जाएंगी। मुझे तो बस इस चैप्टर में आपको परिचय देना था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, कितने केसेस हैं, कितने तरीके हैं, कितने मेथड है। ये सारे मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए, आगे चल के इन सब पे केसेस बनते जाएंगे और हम फिर तरीके लगा लगा के निकालते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। चलिए नंबर 1 तो सबने कर लिया होगा। नंबर 1 किया कि नहीं किया। 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मिनट। आज आपसे सवाल में वॉल्यूम बोला है तो फॉर्मूला कौन चलेगा, वॉल्यूम वाला। तो प्यारे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, एग्री और नॉट। इसको अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट क्यों सिखाता हूं, जब मैं आपको रेडॉक्स की बैलेंसिंग बताऊंगा तो बैलेंसिंग हवा में करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ पे सीखना जरूरी है, बाकी इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। इज दिस क्लियर। वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, कितना लीटर है लाला, 11.2। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम हमें याद होना चाहिए, कितना है 5 पॉइंट। कितनी गैसेस थी, 3। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, बिल्कुल पानी जैसे याद है, बिल्कुल। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, कितना आया, पक्का। अगला वाला 0.25 मोल, सॉल्व कर लोगे। ए मोल इंटू एन फैक्टर, फॉर्मूला किसका लगाऊं, मोल का। मोल इंटू एन फैक्टर, हाँ या ना। 0.25 इंटू 4, कितना ग्राम इक्विवेलेंट चलेगा। अच्छा 0.25 यानी 1/4 मोल भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना। अगला सवाल सॉल्व कर लोगे क्या। हाइड्रोजन गैस, एन फैक्टर बोलो, एन फैक्टर, एन फैक्टर। चेक कर रहा हूं कितने देख के बताते हैं। 1 की दिमाग में है आपके, हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का 2। आओ जरा, इतने कंफ्यूज होते हो यार। हाँ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल इंटू एन फैक्टर, आसान है कि नहीं है। 0.5 इंटू कितना आया, अगला वाला H2O2 से बना H2O + O2, क्या पूछा है आपसे, ग्राम इक्विवेलेंट किसका पूछा है और क्या दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाए अपन नॉर्मेलिटी वाला,
मोल वाला, पक्का ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। एक मिनट, ग्राम इक्विवेलेंट किसका पूछा, मोल किसका लिखा, और एन फैक्टर लिख देता हूं मैं H2SO4 का, H2O2 का। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, निकाल लोगे क्या? H2O2 का एन फैक्टर, रुको इसको पहचानो पहले, ये है क्या? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बोलो ना। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज -2, यहाँ पे चार्ज 0। जी हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अरे ये तो रेडॉक्स का भी केस है, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। समझे कि नहीं समझे? कौन सा केस है ये? एन फैक्टर का फॉर्मूला याद है, N1 इंटू अपॉन N1 प्लस। नहीं याद हो रहा अभी भी? अब तो याद होने लगा होगा। चलो जरा जरा मुझे इसका एन फैक्टर निकाल के बताइए कितना आया। शायद हमने कल भी इसका एन फैक्टर निकाला था। नोट्स रिवाइज करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 सॉल्व कर लोगे क्या? बोलो कितना आएगा? 1। कितने मोल है H2O2 के, और एन फैक्टर आंसर कितना? मैं नहीं कह रहा हूं H2O2 का हमेशा 1 होता है, सवाल से डिसाइड होगा, याद रखना। किससे डिसाइड होगा? मतलब वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है यार, हमें भी तो एग्जाम के हिसाब से ढलना है कि रिसर्च के हिसाब से? एग्जाम के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से। आपको हम एग्जाम के काबिल बना रहे हैं ना। चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट में। अगर बोर्ड देख के लिखना पड़ रहा तो फिर मजा नहीं आ रहा है। आप बस हिंट लो, खुद करो ना। कर लिया होगा? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे के सारे पार्ट कर लिए? रेज योर हैंड प्लीज, हाथ नीचे मत करना। क्या कर रहे हो यार, पूरा बैच नहीं कर पाया? नहीं कर पाए क्या? अच्छा सुनो, इसमें आपसे क्या पूछा है 9th 5th वाले में? बेटा बोलो क्या पूछा है? ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा आधो को पता ही नहीं पूछा क्या, पढ़ो सबसे पहले सवाल क्या था। ग्राम इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला पर किसका लगा है, फोर्स का? जल्दी करो ना। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। आसान है कि नहीं है? अच्छा कितना मोल है, 1। और एन फैक्टर कहां से बनाना है, कॉपर पे। अरे यार तो बहुत ही आसान है। कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 2। अगला वाला बोलो, मोल इंटू एन फैक्टर। पूरी क्लास करे, ऐसे नहीं। कुछ लोग आंसर दे रहे, सब लोग दे रहे। सुन लिया, आप जीत गए बेटा, जीत गए जीत गए। जल्दी 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 फॉर्मूला लगाइए, एन फैक्टर निकालिए, कहीं एन फैक्टर है, कहीं वेट है, केस आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करते चलो, बस यही रेडॉक्स है। चलो समय समाप्त होने वाला है। 1 मोल ऑफ Cl2 फ्रॉम ClO3 माइनस कर लिया। हाँ हो सकता है मैं समय नहीं दे रहा हूँ, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा जो तरीका ही नहीं समझ पा रहा है तो फिर दिक्कत है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, मुझसे मिलिए, सर कैसे करें समझिए। लेकिन अगर तरीके दिमाग में है, नहीं कर पा रहे समय के अभाव में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप यही नहीं समझ पा रहे सर करे क्या, सिंपल सा फंडा भाई साहब, ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो। मोल दिया तो मोल का फॉर्मूला, वेट दिया तो वेट का फॉर्मूला, और क्या है? समझ पा रहे हैं क्या? आ जाओ जरा। और अभी ग्राम इक्विवेलेंट फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, निश्चिंत रहो, वहां फिर से सिखाऊंगा। आज बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, मोल इंटू किसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, Cl2 का। तो मैंने इसके मोल लिख दिए 1। अब एन फैक्टर लिखना है, तो सवाल कहता है वो कहां से बन रहा है। पूरी क्लास आ जाओ। एन फैक्टर किसका चाहिए, जिसका पूछा उसको देखो, उसका है Cl2 पे कितना चार्ज है, यहां पे कितना है। ये जानकारी बस इसलिए सवाल दे रहा ताकि आप समझ जाओ वो आ कहां से रहा, जा कहां रहा, इस मॉलिक्यूल से मतलब। समझ पा रहे हो बेटा कितना चार्ज है? तो 1 क्लोरीन पे, तो 2 क्लोरीन पे। मुझे Cl2 का फैक्टर चाहिए था, यही तो आपको सिखाया कि सवाल में उसको फोकस करना जिसकी आवश्यकता है, समझे? तो कितना आ जाएगा, 10। अगला वाला, पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाऊं, मोलैरिटी का। तो देखो मैं लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे? तो सॉल्व करते हैं, आओ। कितना आएगा, हर बच्चा कर लेगा, आप पे छोड़ देता हूं। अगला वाला मजेदार सवाल है, 1 मोल ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कितने बच्चों ने कर लिया 8वां? रुक जाओ, आप तो मुझे बस इसका फैक्टर बता दो, खेल खत्म है।
ए रुको, सवाल में क्या पूछा है? फोर्स पूछा है कि प्रेशर पूछा है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है? मोल वाला बोलेंगे, मोल इनटू एन फैक्टर। आइए 2 मिनट और ले रहा हूं, प्लीज आ जाओ जल्दी से। Fe2C2O4 होल थ्राइस, हाँ या ना? आओ इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। सुनना बेटा, वो जो सवाल पहले आने वाला था आया है। देखो Fe2O4 कितना चार्ज? -2। कितने ऑक्सीलेट है? 3। तो टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव +6 चलेगा। मेरे साथ चलो ना। कितने ऑक्सीलेट हैं? 3। 1 पे चार्ज -2, 3 पे चार्ज -6, टोटल पॉजिटिव +6, एक आयरन पे चार्ज +3। आसान है, पक्का? कार्बन पे चार्ज +3। आओ कराएं ऑक्सीडेशन। Fe+3 से पहुंचा दे +9 पे, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होने वाला, मतलब इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है, मगर आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज होने वाला। कंसेप्ट ऑफ ग्राम में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, आप भूल जाते हैं किसका ऑक्सीडेशन करे किसका नहीं करे। चार्ज देखो ना यार, मतलब अगर आज ऑक्सीडेशन होगा केवल किसका होगा? कार्बन। +3 से कहां जाएगा? +4। केस नंबर 1 की केस नंबर 2 की केस नंबर 3 की केस नंबर 4? केस नंबर 1 से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन होता तो केस नंबर 2। और एक ही एटम का हुआ ना, एक एटम पे एक का चेंज, तो 2 एटम पे, मगर है कितने? 6। तो व्हाट इज द एन फैक्टर? चलेगा, ये तो बहुत ही आसान है नहीं? व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड? 6। आपसे क्या पूछा था? ग्राम इक्विवेलेंट, तो मोल इनटू एन फैक्टर, आंसर कितना आया? 6। अगला सवाल करके बता तो मान जाऊंगा। पहले बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? है। अब सिखाना क्या था? अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस, तो अगर आप बैलेंस करोगे तो रिएक्शन का फैक्टर बैलेंस करने से बदल भी जाएगा। तो मुझे यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करके देना चाहिए, क्योंकि अगर, एक मिनट, आपसे क्या पूछा है? वाटर का एक्विवेलेंट रेट क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्यों पूछा है? सर पहले तो आप ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहे थे, आज मेरा मन बदल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? किसका पूछा है? तो आपको क्या चाहिए वाटर का? रिएक्शन दिए तो फैक्टर चाहिए ना? किसका फैक्टर? वाटर का। कैसे निकालू सर? 2 हाइड्रोजन है, 2 सर 2। सर एसिड है ना, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा बच्चा फील से करे, अरे फील से मॉलिक्यूल का निकालोगे एटम का निकालोगे? एटम का। इस पूरे मॉलिक्यूल कैसे निकाले? आपको रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन में देखो चार्ज बदला कि नहीं बदला? बदला। और कैसा चार्ज बदला देखना। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? ऑक्सीजन पे, यहाँ पे, यहाँ पे +1 से 0 रिडक्शन, -2 से 0। अरे ये तो रेडॉक्स है, तो रेडॉक्स में हमें एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा, आया ना? रेडॉक्स में क्या निकालना पड़ेगा? किसका? चलेगा, मैं बैलेंस कर दूं क्या आपके लिए? अब आप ऐसे निकालना जरा, 2H2O से बना 2H2+O2, जरा निकालिए रिएक्शन का फैक्टर। जल्दी करो, बेल हो गई है, पक्का? चेक कर लेते हैं, किससे निकालोगे? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से? किसी से निकाल ले। आ जाओ ऑक्सीजन निकालते हैं। कितने ऑक्सीजन है? और इधर तो चेंज 2 पे देखूं, एक ऑक्सीजन पे तो 2 ऑक्सीजन पे, इससे फैक्टर कितना आया? 4। अब वेरीफाई करना हो तो इससे भी निकाल लो। कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने हैं? 4। जब रिएक्शन का फैक्टर निकालते हैं तो टोटल एटम देख के चेंज निकालते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक एटम पे +1 0, एक का चेंज हुआ ना, तो 4 एटम पे, चाहे ऑक्सीडेशन से निकालो चाहे रिडक्शन निकालो, एन फैक्टर बदलने वाला नहीं है। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन? बोलो ना, पूरी क्लास से पूछता हूँ। यानी 2 मोल पे 4 का चेंज, 2 मोल पे 4 का चेंज, 1 मोल पे 2 मोल पे 4 का चेंज, 2 मोल पे 4 का चेंज, 1 मोल पे 4 का हुआ ना रिएक्शन के लिए। अब 2 मोल पे तो 1 मोल पे, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ पानी? 2। नहीं समझे? नहीं समझे बेटा? इस पूरे रिएक्शन का फैक्टर कितना आया?
और अगर यही रिएक्शन में ऐसे बैलेंस करता, H2O से बना H2 प्लस हाफ O2, तो फिर सवाल अलग होता। तभी तो बैलेंसिंग अभी सिखानी है। रुकना ध्यान से। इस पूरी रिएक्शन में कितने का चेंज आया? आया कि नहीं आया? इसको पढ़ो ना। यानी जब इसके 2 मोल है तो टोटल 4 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। इसके 2 मोल है तो इसके 2 मोल, इसके 1 मोल है ना बेटा। आपसे किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो किसका एन फैक्टर चाहिए? तो 2 मोल में कितने का चेंज है? 4 का। तो 1 मोल में खत्म। वही अमोनिया वाला केस याद आ रहा है क्या? व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ वाटर? एन फैक्टर ऑफ वाटर तो लिख देता हूं मैं, एन फैक्टर ऑफ वाटर उसमें कितना आया? 2। आपसे पूछा था इक्विवेलेंट वेट, तो फॉर्मूला कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 18 बटे, यानी कितना आया? ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। अरे नेक्स्ट क्लास में आपको खुशखबरी सुनाते हैं। आपका होमवर्क होगा, लिखिए। कल जो दिया था आज हो जाना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी भी छोड़ देना। कुछ एक सवाल कल कराऊंगा और फिर बैलेंसिंग बताऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपको नोट्स रिवाइज करके आना है।